एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टर्म ही है। तो इसे समझने के लिए पहले यहाँ पर देखो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, तो इनका चार्ज हो जाता है 0। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज आता है दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। साथ ही ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन है, उस पर ज़रा फोकस करो। अब ये है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिवली चार्ज। इसी वजह से इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये यहाँ से मैं अट्रैक्शन बना देती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, मतलब अपनी तरफ इसने इसे अट्रैक्ट कर रखा है, ये इसके इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है, इस एटम के सिस्टम से, एटम से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो वो आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला। क्यों आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला? क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। तो ये इसके इन्फ्लुएंस से, इसकी जकड़ से बाहर कब जाएगा? ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर तभी जाएगा जब इसको कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और वो ही एनर्जी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल पा रहा है एटम से, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो समझ आ गया आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द गैसियस एटम। अब हम गैसियस क्यों बोलते हैं? गैसियस क्यों वर्ड यूज करते हैं? गैसियस एटम हम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन करते हैं? बिकॉज जो सॉलिड स्टेट में होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड में जो एटम्स है वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इन एटम से क्या है? ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट लगता है, ये गैसियस एटम में हम लगाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं, काइंड ऑफ वो फ्री स्टेट में होते हैं। तब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आना, ठीक है, कि कितनी एनर्जी दे रहे हो सो दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पूरी चीज़ आपको समझ आ गई। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। इतनी बात याद रखो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये क्या है? पूरा एटम है, गैसियस एटम है। गैसियस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गैसियस स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी की भी इन्फ्लुएंस में, दूसरे एटम्स की इन्फ्लुएंस में नहीं होगे, वो काइंड ऑफ फ्री स्टेट में है। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो आप स्टडी करते हो इस तरह की कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो इजी हो जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम गैसियस एटम को ही लेते हैं, वो भी आइसोलेटेड, कोई भी आइसोलेटेड लेते हैं, कोई भी बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एटम फ्री होना चाहिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पहली बात, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर इनसाइड डाल रहे हैं एनर्जी देनी पड़ रही है एटम में। जब भी एनर्जी का इनपुट होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। सिस्टम में एनर्जी जा रही है, इनपुट हो रहा है, तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एंडोथर्मिक, ठीक है, पहली बात। और जो एंडोथर्मिक होती है उसके लिए जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हमेशा के लिए याद रख लो, अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव, और उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर जा रही है एनर्जी। अगर एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है, जैसे यहाँ पर एटम के अंदर देनी पड़ रही है आपको ये प्रोसेस करवाने के लिए, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, नीडेड है
है, इनपुट जा रहा है एनर्जी का, तो यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और इसके लिए वैल्यू आती है पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म्स आपको समझ आ गई। और जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कई बार IE लिखते हैं या फिर कई बार इसे हम लिखते हैं डेल्टा HI। अब ये डेल्टा H क्यों लिखा? H रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी को, I रिप्रेजेंट करता है आयनाइजेशन को, ठीक है, और ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो ये एनर्जी और एंथैल्पी है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है तो दोनों ही एनर्जी टर्म्स, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो किसी एक स्टेट ऑफ मैटर की होती है, ठीक है, एक स्टेट की एनर्जी है, ठीक है, मैटर की एक स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। जो एंथैल्पी है वो क्या होता है? ये भी टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये क्या होता है? ये एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अ मैटर। ये किसी मैटर की एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी है और ये क्या है? ये डिफरेंस है। डिफरेंस को डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी में हम डेल्टा IH लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। एंथैल्पी क्या होती है? ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द मैटर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है एनर्जी एंड एंथैल्पी में, दोनों ही एनर्जी टर्म्स है। बस यहाँ पर क्या हम कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द मैटर, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा HI से, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स है वो होते हैं किलो जूल पर मोल में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर अब हम नोट्स में देख लेते हैं कि क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, साथ ही में ये आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम एक्स एटम के लिए देखें वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये गैशियस एटम है आपका, ठीक है, फ्री स्टेट में आइसोलेटेड ये गैशियस एटम है अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्यों बोलते हैं डेफिनेशन में? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ही होना चाहिए पहले से। उस टाइम पे क्या होता है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया उसके बाद क्या हो जाता है, इसका बन जाता है X पॉजिटिव गैशियस में ही, मतलब कैटायन बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए कि एक आपके पास न्यूट्रल एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन आउट किया और उसका कैटायन बन गया, सेम गैशियस कैटायन बन गया, ठीक है। ये चीज़ करवाने के लिए जो एनर्जी लगी, एंथैल्पी लगी, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर IE, ठीक है। तो इन शॉर्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर इस टर्म में कहो तो इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए, दैट मीन्स X से X पॉजिटिव जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड थी जो इस प्रोसेस को करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और मोर पर्टिकुलरली इसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट इसका डेफिनेशन क्या है? It is defined as the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। तो देखो ये जो वर्ड्स है ना, isolated gaseous, तो ये हमेशा ध्यान रखने हैं क्योंकि गैशियस एटम से ही हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि गैशियस स्टेट में एटम्स दूर दूर होते हैं और आइसोलेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स वो फ्री स्टेट में होना चाहिए, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होना चाहिए एटम, अपनी फ्री आइसोलेटेड स्टेट में गैशियस एटम होना चाहिए, ठीक है, और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा। सो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब उस एटम को हम मान लेते हैं, टर्मिनोलॉजी देते हैं यहाँ पर X, ठीक है। तो यहाँ पर इजी हो जाता है इसी तरह बताना, ये X एटम था जो कि गैशियस स्टेट में था, यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन आउट करा तो यहाँ पर रह गया कैटायन उसी एटम का गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी लगी है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट मीन्स आप इनपुट दे रहे हो एनर्जी का, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये जो प्रोसेस हो रहा है आयनाइजेशन का, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और जो ये आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू आती है डेल्टा HI की, वो आती है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी किसी सिस्टम में जा रही है, ठीक है। अब देखो ये तीन टर्म्स आती है वेरी इंपॉर्टेंट, IE1, IE2 एंड IE3। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, फ्रॉम द एटम। तो देखो जो हमने यहाँ पर करा था कि ये जो लूजली बाउंड, वो तो ऑब्वियस है, जो लूजली बाउंड होगा, ठीक है, जिस पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस सबसे कम होगा, वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो इसके लिए जो आपने एनर्जी दी है उसको हम कहेंगे EIE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए इतनी एनर्जी दी गई है। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद ये निकल चुका है, उसके बाद इससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कहेगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसे आप बाहर कर रहे हो, उसको बाहर करने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स एटम है गैशियस स्टेट में, पहले आपने इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसका बन गया एक्स पॉजिटिव, कैटायन बन गया गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी इस चीज़ को, इस प्रोसेस को करवाने के लिए लग रही है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर उसके बाद इसी स्टेट में अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो जो एटम है वो एटम नहीं रहा, वो आयन बन गया है, वो कैटायन बन गया है। अब इसी कैटायन से जो ये लेफ्ट आउट कैटायन है, इसी से फर्दर हम क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले लेते हो तो उस पर पॉजिटिव अपीयर होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। फर्दर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते रह रहे हो। तो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है ये चीज़ करवाने के लिए। अब अगर हम थर्ड पे जाते हैं तो जो लेफ्ट आउट कैटायन है उसी में से, ठीक है, 2 पॉजिटिव में से आपने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, X3 पॉजिटिव बन जाता है ये गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो देखो, तो इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये चीज़ें करनी पड़ रही है। अब अगर मैं ट्रेंड कहूँ आपको कि इनका ट्रेंड क्या होता है, तो इनका ट्रेंड होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ से देखो ये पॉजिटिव गया, ठीक है, अब इस पॉजिटिव से एक्स पॉजिटिव, मतलब आपके पास एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इससे आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है, देखो जो एटम होता है ना, एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, दोनों सेम हैं। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हो, इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हो, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। तो प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, पॉजिटिव का इंटेंसिफाई होना। अगर पॉजिटिव इंटेंसिफाई हो रहा है, आपके सो कॉल्ड जो आयन बना है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा न्यूक्लियस में, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन तो कम कर रहे हो लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और उससे ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है और फर्दर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। वही केस होता है जब X2 पॉजिटिव आ जाता है। अब क्या है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो और ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अब पहले 1 पॉजिटिव था, अब 2 पॉजिटिव हो गए, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के लिए अब और ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और जो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकलना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम 1 2 3 आयनाइजेशन एनर्जीज का कंपैरिजन करें तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। और वैसे ही अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हैं, वैसे वहाँ तक हम जाते नहीं हैं, ठीक है, अगर वो भी निकालना चाहते हो तो उसकी एनर्जी भी जनरली इंक्रीज होती है, ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको ये चीज़, ये ट्रेंड आपको पता चल गया कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब अगर आपको तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना है
फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है आयन से, वो बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे कम एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उस टाइम हमारे पास यहाँ पर एटम है, ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक स्टेट है, ये एटम है और ये क्या बन गए, ये आयंस बन गए, ठीक है। ये क्या बन चुके हैं, अब ये आयन बन चुके हैं। आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही है, उसकी वजह से रिमूवल वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल ट्रेंड है। पीरियोडिक टेबल में कई एक्सेप्शंस भी आते हैं, लेकिन हम अभी जनरल ट्रेंड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या है? अगर आपको रीज़न देना है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। वही चीज़ें, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज़ मच ईजी और आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बिग टास्क होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन रहता है एनर्जीज़ का। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या करी थी? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि गैशियस, आइसोलेटेड गैशियस एटम है एक आपके पास, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वही होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।